हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। मैं विवेक शर्मा सांगरे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? हमने अब तक हमारी 11th क्लास ज्योग्राफी की प्रथम पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने प्रथम अध्याय भूगोल के बारे में, जिसमें भूगोल की जो है, भूगोल क्या है, भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए, भूगोल का उद्देश्य क्या है, इन भूगोल की अर्थ, प्रकृति व अध्ययन क्षेत्र का विषय क्षेत्र जो उनके अंतःपृष्ठ का अध्ययन किया था। इसके बाद में फिर हमने द्वितीय अध्याय पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति या उद्भव एवं विकास, यानी पृथ्वी कैसे बनी एवं पृथ्वी के अलावा जो तारे हैं, ब्रह्मांड है, आकाश गंगा एवं सबका निर्माण कैसे हुआ, इन सब के बारे में हमने पढ़ा एवं जाना कि महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और कितने वर्ष पूर्व मनुष्य आधुनिक मानव के रूप में पृथ्वी पर आया। इसके पश्चात हमने तृतीय अध्याय का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत लेसन जो है, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें हम जान रहे थे, क्योंकि हमने उससे गत अध्याय में पढ़ा था पृथ्वी कैसे बनी और भूगोल का अर्थ ही है पृथ्वी का वर्णन। तो जिसमें हम पढ़ रहे थे कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, यानी भूगर्भ में क्या है, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। मैंने बताया था जैसे हमें हमारे घर के बारे में पता होता है, उसी प्रकार से हमें पृथ्वी, क्योंकि वो हमारा घर ही है, पृथ्वी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जिसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की जानकारी यानी पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी के कितने दो स्रोत हैं, यानी दो साधन हैं। एक था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब था हमारे सामने और अप्रत्यक्ष का मतलब था जिन्हें हम उनसे तुलना करके समझ सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही आपको एक बार रिवाइज करके पूरा, जिससे आपको पिछला कंसेप्ट पता रहे कि हमने पिछले टॉपिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ा था, तो इसलिए हम थोड़ा सा रेफरेंस में जाकर के पूरे को रिवाइज करते हैं, जिस प्रकार से हम ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत भी करते हैं, जिससे आपको तनिक भी ये ना लगे कि हम ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं। ओके, अब हम इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भूकंप जो है उसके बारे में हमने जाना था, और भूकंप में हमने जाना था भूकंप क्या होता है, भूकंप को कैसे माप सकते हैं। इसके अलावा फिर इसकी हमने भूकंपीय तरंगें, यानी जो भूकंप के दौरान जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनके बारे में जाना था कि भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक और धरातलीय, यानी बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स के 2 टाइप हैं, पी एंड एस वेव्स। इसके बाद हमने पढ़ा विनाशकारी तरंगें, धरातलीय तरंगें। अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं और भूकंप जब आता है तो उसके बाद में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हानि लाभ हो सकते हैं, परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, इसमें एक टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत आता है भूकंपीय छाया क्षेत्र, यानी भूकंप ऐसी जगह, मैंने आपको समझाया तो था रेफरेंस में, वर्षा, और मैंने उसका उदाहरण देकर के कि बादल जब हैं बनते हैं और किसी पहाड़ के सहारे रुक जाते हैं तो उसके पीछे की तरफ अगर वर्षा नहीं होती है, यानी छाया, यानी हमारे पीछे अगर हम सूर्य के सामने खड़े हैं, लाइट के सामने, तो हमारे पीछे छाया पड़ती है, यानी उस स्थान पर क्या नहीं आ रहा, प्रकाश, तो वह क्या हो गया, प्रकाश का छाया क्षेत्र। उसी प्रकार से जिस जगह भूकंप नहीं आएगा वह क्षेत्र क्या होगा, भूकंपीय छाया क्षेत्र, यानी अर्थक्वेक शैडो जोन। इस टॉपिक को मैं चित्र से भी समझा दूंगा, 2 मिनट का टॉपिक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में भूकंप के प्रकार एवं प्रभाव। तो इसमें हम हेडिंग लगा देते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अलग से सवाल में पूछा जाता है, इसलिए इसे पढ़ाना जरूरी है। इसे कहते हैं EARTH अर्थक्वेक और SHADOW शैडो मतलब छाया और जोन का मतलब होता है क्षेत्र। मैंने रेफरेंस में मैंने सिंपल आपको बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन आपको इसे यूं समझना जरूरी है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। देखिए, अगर हमें किसी जगह का भूकंपीय क्षेत्र पता हो तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि तरंगों का छाया क्षेत्र कहाँ पर होगा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे पी वेव्स का छाया क्षेत्र, और इस टॉपिक में देखेंगे एस वेव्स का छाया क्षेत्र। ओके, हमने पढ़ा था कि पी वेव्स तीनों माध्यम, यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं, इसलिए यह वेव्स जो हैं आपको पता है हर एक क्षेत्र में उपस्थित होंगी, लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें उपस्थित नहीं होती हैं।
आप यहां पर मान लीजिए 0 डिग्री है, तो इससे ये वेव्स जो हैं 105 डिग्री। देखिए कुछ बुक्स के अंतर्गत 103 से 142 भी दिया हुआ है, किताब के डायग्राम में भी दिया हुआ है। तो आपको तो 105 से 145 डिग्री, 105 से 145 डिग्री, यानी ये तरंगें जो हैं इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में अभिलेखित नहीं होती हैं। समझे? पी क्षेत्र में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं जिससे आपके आराम से समझ में आ जाए। पी तरंगों का छाया क्षेत्र और ये एस तरंग, अरे ये भी पी तरंगों का छाया क्षेत्र, मतलब यहां पर भी पी तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं। यानी अगर सवाल आता है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है, तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री है। बाकी इस क्षेत्र में होकर के पी तरंगें गुजर जाती हैं, यानी इन तरंगों के यहाँ पे ये ऐसे मतलब आकर के क्या हो जाती हैं, वाइब्रेट होकर के थोड़ी परिवर्तित होती हैं और फिर ऐसे करके चली जाती हैं। यानी इस क्षेत्र में ये तरंगें मतलब कोई अलग माध्यम आएगा तो उसमें से निकलती हैं, लेकिन उनका रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा ही, है ना। तो ये आपको समझना है। समझ गए? इसमें से ये जो हैं वो क्या हैं, पी वेव्स। ओके, समझ में आ गया? पी वेव्स। ओके, और जिस क्षेत्र में होकर नहीं गुजर रही हैं वो क्या है, छाया क्षेत्र। तो इसमें पी वेव्स का छाया क्षेत्र क्या होगा, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पी वेव्स अभिलेखित नहीं होती हैं, यानी नहीं गुजरती है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने उस दिन आपको समझाया तो था कि भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। मैं इसे लिख देता हूं जिससे आपके और ये क्लियर हो जाएगा। यानी भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है, तो हम यहाँ इसे ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, जिससे आपके आराम से ये समझ में आ जाए कि वह क्षेत्र, यानी पृथ्वी का वह हिस्सा, वह क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। अर्थात क्या कहते हैं, अर्थक्वेक शैडो जोन। ओके, क्लियर? ये इसका 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। अब आते हैं एस तरंगों पे। हमने पढ़ा एस तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स, द्वितीय तरंगे जो हैं वो प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती हैं, और इनकी खासियत क्या है कि ये तरंगें केवल और केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। तो इन तरंगों के अंतर्गत आएगा कि ये तरंगें 105 यानी 105 डिग्री से 105 डिग्री दोनों साइड, यानी दोनों भागों में 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच अभिलेखित नहीं होती हैं। यानी इस क्षेत्र में एस तरंगें क्या नहीं होंगी, अभिलेखित
नहीं होंगी। मान लीजिए ये या तो तरल भाग होगा या गैसीय भाग होगा, सीधा सिंपल है। और यहां से ये क्या होती हैं, गुजरती हैं। ओके, पी तो गुजर जाएगी इसमें होकर के, तो एस तरंग है, कैसी, ये वाली, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है एस तरंगों का छाया क्षेत्र। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच एस वेव्स अभिलेखित नहीं होती है। यानी वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में से भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं उन्हें भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में पी तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच का भाग है, तो वह है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है, तो वह है 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच का क्षेत्र। अब ये समझना है कि एस वेव्स जो हैं वह पृथ्वी के 40% भूभाग, पृथ्वी का 40% भूभाग एस तरंगों का क्या है, तो वह एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। यानी पृथ्वी के 40% पार्ट्स पर एस तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। बुक्स में डायग्राम दिया हुआ है, मैंने उसे और सिंपल तरीके से आपको समझाया है। ऐसे ही आप बना लें उसे, जिससे आपके आराम से समझ में आ जाएगा। ये इसकी परिभाषा है, इस पर हमने वीडियो क्लास के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक पे आएंगे, भूकंप के प्रकार एवं प्रभाव। इरेज कर दूं मैं इसको। तो अब टॉपिक है भूकंप के प्रकार और दूसरा है प्रभाव। देखिए, हमारे इस लेसन के अंतर्गत इनके जो कॉलेज की बुक्स के अंदर ये पूरे डिटेल्स में आते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत, लेकिन हमारे जो टॉपिक है उसके अंदर केवल और केवल दो भाग दिए हुए हैं, एक तो भूकंप और एक ज्वालामुखी। यानी अप्रत्यक्ष से लिया गया भूकंप और प्रत्यक्ष से लिया गया ज्वालामुखी। जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं उन्हीं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी बुक्स के अंतर्गत। तो इसमें पहला आएगा भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ओके, भूकंप के प्रकार तो इन्हें मुख्य तौर पर 5 प्रकार से बांटा गया है। मतलब ये किन किन कारणों से आते हैं। ओके, 5 कारण, 5 प्रकार हैं इसके। तो हम इसमें पहला कहें ज्वालामुखी जन्य या कृत भूकंप, विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक, प्लेटों के टकराने से विवर्तनिक भूकंप, खनन जन्य भूकंप और बांध जनित, वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से लिखा है, बांध जनित भूकंप और विस्फोट जन्य भूकंप। देखिए, वेरी इजी टॉपिक्स हैं, आराम से आपका ये पूरा आपका निबंधात्मक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप इसे सामान्यतः अपने मस्तिष्क पर ज्यादा दबाव न डालते हुए समझें, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। अब समझना, पृथ्वी के भूगर्भ के अंतर्गत लावा भरा हुआ है, वो नीचे से धरातल में टक्कर मारता है
और जमीन में धक्के लगते हैं और यहाँ से ज्वालामुखी लावा फूट के बाहर निकलता है। तो ये लावा फूट के बाहर निकलेगा तो गड़गड़ एकदम लावा बाहर आएगा, तो उससे क्या होगा, मतलब वाइब्रेशंस होगा तो उसकी वजह से क्या आएंगे, भूकंप। तो इसकी परिभाषा होगी कि वे भूकंप जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब उसमें से लावा बाहर निकलता है ना, की वजह से आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। जैसे जो रिंग ऑफ फायर है पृथ्वी पर, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अगले लेसन में, रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, अग्निवलय। तो उसमें मतलब सीधा सीधा है कि जो महाद्वीपों के जॉइंट्स हैं वहां पर हर समय ज्वालामुखी फूटते रहते हैं और भूकंप आते रहते हैं। तो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ही भूकंप आते हैं, उन्हें कहते हैं ज्वालामुखी जन्य भूकंप। अगर समय बचेगा तो मैं इनकी डिटेल्स में परिभाषा भी आपको पूरी तरह से लिखवाऊंगा। बाकी नाम से स्पष्ट है, विवर्तनिक भूकंप, यानी पृथ्वी के अंदर हम अगले लेसन में जब पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा पृथ्वी में अलग अलग प्लेटें हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट है और छोटी प्लेट हैं जैसे नजका प्लेट है, या बड़ी बड़ी अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, वो आपस में या तो अपसरण कर रही हैं या अभिसरण कर रही हैं। जब वो टकराती हैं तो उनके कारण भी भूकंप आते हैं। जैसे हमारे हिमालय का जब निर्माण हुआ तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड की प्लेटें टकराई और उसके कारण क्या हुआ, भयंकर विस्फोट आया, प्लेटों में वलन पड़ा और उसी के कारण जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो प्लेटों के टकराव से जो भूकंप आते हैं, है ना, पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों, हम जब अगले लेसन में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। अभी मैं रेफरेंस में समझा सकता हूँ कि जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय इसके ऊपर एकमात्र महाद्वीप था पेंजिया, वो 2 टुकड़ों में बटा, फिर वापस आपस में टकराया और उससे भीषण टकराव के कारण हिमालय जैसे महान पर्वत तथा उस जैसे और भी पर्वत हैं अल्पाइन श्रेणी के, है ना, तो उनका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब आता है तीसरा, बांध जनित भूकंप। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। मान लीजिए किसी जगह पर कभी भूकंप नहीं आते थे और वहां पर क्या बना दिया गया, बांध बना दिया गया, वहां पानी भर के पानी जाएगा नीचे और नीचे क्या है, मैग्मा, मैग्मा के संपर्क में जाएगा तो वह भाप बनेगी, भाप बन के नीचे की तरफ वह खाली स्थान पर वह भाप टकराव मारेगी और टकराव के कारण फिर क्या आएगा, भूकंप। यानी हमारे यहाँ कोयना, महाराष्ट्र के अंदर कोयना भूकंप इसी के कारण परिणाम है, कारण वह कभी भी भूकंप नहीं आते थे और कोयना के अंदर क्या हुआ, वहां पर जब बांध निर्माण किया गया उसके बाद में वहां पर भूकंप आने लगे। तथा हिमालय के अंतर्गत भी ऐसे ही है। फिर आता है खनन जन्य भूकंप। आपने ये तो हम राजस्थान में जोधपुर क्षेत्र या जो भी गांवों से बिलोंग करते हैं उन्होंने माइंस देखी हैं, जो खान होती हैं जैसे सूरसागर की खान वगैरह, वहां पर ब्लास्टिंग की जाती है तो पास के घरों में वाइब्रेशन हो जाता है ना, दीवारें हिल जाती हैं। एक ट्रैक्टर या ट्रक पत्थरों को भी जब खाली करता है तब भी आपको पता है वाइब्रेशन होता है, या रोलर बाहर से गुजर रहा हो या ट्रक वगैरह एक साथ जा रहे हो, ट्रेन जा रही हो तो भी भूकंप जैसे झटका मतलब वाइब्रेशन हो जाता है। तो उस विस्फोट की वजह से, पत्थरों को काटने तोड़ने के लिए विस्फोट किया जाता है, उसकी वजह से जो मतलब झटके महसूस किए जाते हैं वो भी भूकंप जैसे ही होते हैं और उन्हें किसका नाम दिया गया, खनन जन्य भूकंप। इन्हें नियात भूकंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियात भूकंप। और फिर आता है विस्फोट जन्य भूकंप। जैसे कहीं भी युद्ध वगैरह छिड़ जाता है तो वहाँ बम वगैरह मिसाइल्स गिरा दी जाती हैं तो उसके कारण जो भूकंप आते हैं। यानी जब भारत के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया उस समय इसका झटका अमेरिका के अंदर भी महसूस किया गया, जस्ट उसके विपरीत हिस्से पर यानी 180 डिग्री पर उसके झटके महसूस किए गए। तो ये इनके भूकंप के प्रकार हैं। इसके बाद आता है भूकंप के प्रभाव। आप जानते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था कि नए टापू का निर्माण हो गया था एटसेट्रा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। बांध बनाने की वजह से भूकंप आया, बांध जनित, प्लेटों के टकराने से आया वो विवर्तनिक, ज्वालामुखी फूटने के कारण भूकंप आया ज्वालामुखी जन्य, खनन यानी माइंस में ब्लास्टिंग ड्रिलिंग करने के कारण जो भूकंप आया वो खनन जन्य, और विस्फोट के कारण जो भूकंप आया, युद्ध के समय वगैरह ब्लास्ट मिसाइल से गिराई जाती है उनसे जो भूकंप आते हैं विस्फोट जन्य भूकंप होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्वालामुखी जन्य भूकंप, विवर्तनिक भूकंप जो है वो तो प्राकृतिक है और विस्फोट खनन जन्य भूकंप है ना, बांध जन्य भूकंप वो कैसे हैं, कृत्रिम। तो इसमें डिटेल्स में कॉलेज में या आरबीएससी की बुक्स में दिया हुआ था, हमारे नहीं दिया हुआ है कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले उसमें ये आता है कि 2 प्रकार के होते हैं,
जैसे उत्पत्ति के आधार पर है ना, और उद्गार के आधार पर। अब आता है भूकंप के प्रभाव। भूकंप के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। आपको पता है जमीन, जब स्कूल में छोटी क्लासों के अंदर बताया जाता है कि जैसे भूकंप के झटके, भूकंप से बचाव के उपाय क्या होंगे, तो आपको खुले स्थान की ओर भागना चाहिए या किसी मजबूत चीज के नीचे उसको आधार को, जैसे टेबल है वगैरह, उसको पकड़ करके बैठ जाना चाहिए, है ना, ऐसी चीज तो होती है। तो अब इसके बाद भूकंप के जो प्रभाव है वो क्या होंगे, देखिए। भूकंप के प्रभाव में आएगा नंबर 1, देखिए जैसे नदी है तो नदी अपना मार्ग बदल देती है ना, तो बाढ़ आना, ये धरातल पर दिखाई देते हैं ना, बाढ़ आना, फ्लड मतलब भूस्खलन, भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइडिंग, चट्टानों का गिरना। नंबर 3 हिमस्खलन मतलब बर्फ का गिरना। आपने बाहुबली जैसी मूवी में देखा होगा, एक साथ बर्फ का जो एवेलांच आ जाता है वो, है ना। इसके बाद नंबर 4 आग लगना, मतलब चट्टानें गिरती हैं, इसके कारण आपस में टकराती है, उनसे आग लग सकती है, आग लगना। ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं ना धरातल। फिर धरातलीय विसंगति, इसका मतलब धरातल ऊबड़ खाबड़ हो सकता है ना। धरातलीय विसंगति मतलब नदियों का मार्ग परिवर्तन, नदियों का मार्ग परिवर्तन, एकदम धरातल में विसंगति आएगी और मार्ग परिवर्तन होगा, और फिर क्या आएगी, बाढ़ आएगी, है ना। धरातलीय विसंगति आएगी तो क्या होगा, इमारतों का गिरना। देखिए बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बांध टूटना, जो पुल होते हैं पुल टूटना। जैसे भारत का जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो अमन सेतु ब्रिज था उसको नुकसान हुआ और उसका एक हिस्सा टूट करके गिर गया। ऐसी मतलब मुख्य तौर पर नुकसान जो है वो इससे होते हैं। मेन चीज आपको ये समझनी है कि भूकंप के प्रभाव यानी इससे क्या प्रभाव होगा। तो सीधा सिंपल है, भूकंप आएगा उससे जान माल की हानि होगी। देखिए बाढ़ आएगा, बाढ़ आने पर भी, बाढ़ के आने से क्या होगा, जान माल की हानि होगी। भूस्खलन यानी जो कोई पहाड़ है उस पर से एक साथ चट्टानें ऊपर से नीचे गिरेंगी, तो नीचे अगर कोई शहर वगैरह होगा या कोई मार्ग बंद हो जाएगा या वहाँ पे जो भी व्यक्ति होंगे, है ना, या बसावट होगी वो प्रभावित होगी। हिमस्खलन, वो भी हिमस्खलन में भी यही है कि उसमें क्या होता है, मतलब अभी चमोली के अंतर्गत क्या हुआ था, वहाँ एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा था और वो ऊपर से नीचे गिरा और गिरने के कारण आपको पता है वहाँ बाढ़ आई। जो वहाँ पुल का निर्माण चल रहा था, जो बांध बनाया जा रहा था एनटीपीसी का, वहाँ पर कितने लोग लाइव वीडियोज में दिखाए गए वो जिंदा बह गए, है ना, उसमें उनकी लाशें ही नहीं मिली। तो ये सब किसके कारण होता है, भूकंप के प्रभाव के कारण। आग लगना, चट्टानें गिरती हैं, नीचे जंगल है और पत्थर टकराते हैं, उसकी वजह से आग लग सकती है, जिससे हजारों किलोमीटर का क्षेत्र क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। धरातलीय विसंगति मतलब भूकंप, दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो टकराने के कारण वहाँ क्या बन जाएगा, भूकंपीय विसंगति उत्पन्न होगी। इमारतों का गिरना, ये तो आपको पता ही है, जब यहाँ मान लीजिए इमारत खड़ी है, भूकंप आएगा तो वो इमारत क्या हो जाएगी, डाउनफॉल, गिर जाएगी। और बांध का टूटना, अगर बांध वहाँ बना हुआ है और भूकंप आता है तो उसमें दरार आ सकती है, दरार आएगी तो पानी उसमें से बहना शुरू हो जाएगा और क्या आ जाएगा, बांध टूट जाएगी और बाढ़ आएगी। और पुल टूटना, जैसे कोई भी एक पुल है और यहाँ जमीन का भाग है, यहाँ जमीन का भाग है, भूकंप आया, इसका कोई भी हिस्सा थोड़े बैंड आया और ये टूट गया तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा, उसके ऊपर चल रहे वाहन वगैरह उनकी क्षति हो सकती है। इस प्रकार से इस टॉपिक के अंतर्गत भूकंप को हमने अच्छी तरह से जाना, भूकंप के क्या प्रभाव पड़ते हैं और ये मुख्य किस कारण से आता है, तो ये प्लेट प्रवाह की दर के कारण आता है। मतलब प्लेट प्रवाह की दर, मतलब जमीन पर प्लेटें खिसक रही है ना, तो वो 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक खिसकती हैं। जब प्लेटें खिसकती हैं और एक दूसरे दूर जाती हैं या पास आती हैं, दोनों ही कारण होते हैं, तो उसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, भूकंप। और भूकंप उत्पन्न होगा, उसके ये परिणाम सामने आएंगे।
तो इस वीडियो में आपको जो समझ में आ गया होगा, अगले वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी के प्रकार तथा ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले पदार्थ, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, और ज्वालामुखी से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है, शंकु बनता है या अन्य संरचनाएं बनती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।